चैप्टर नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। डिजास्टर डिजास्टर एक सीरियस डिस्ट्रप्शन होता है जो कम्युनिटी या सोसाइटी के फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। इसे मेटेरियल, इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल लॉसेस होती है जो अफेक्टेड सोसाइटी अपने रिसोर्सेज से कॉप नहीं कर पाती। ये हजार्ड्स वल्नरेबिलिटी और इनसफिशिएंट कैपेसिटी के कॉम्बिनेशन का रिजल्ट होता है। अब हजार्ड्स एंड वल्नरेबिलिटी। हजार्ड्स को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। हजार्ड्स एक डेंजरस कंडीशन या इवेंट है जो लाइफ, प्रॉपर्टी या इन्वायरमेंट को इंजरी या डैमेज करने का पोटेंशियल रखता है। वुल्नरेबिलिटी का मतलब है एक कम्युनिटी, स्ट्रक्चर, सर्विस या एरिया का कितना ससेप्टेबल होना, यानी कितना डैमेज हो सकता है किसी हजार्ड के इम्पैक्ट से। ये डिपेंड करता है उनकी फिजिकल कंडीशन, कंस्ट्रक्शन और हजार्ड प्रोन एरिया के प्रॉक्सिमिटी पे। अब टाइप्स ऑफ हजार्ड्स को देखते हैं। हजार्ड्स को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, जियोलॉजिकल हजार्ड्स। ये हजार्ड्स अर्थ के इंटरनल प्रोसेस से रिलेटेड होता है, जैसे अर्थक्वेक, जमीन के अंदर होने वाली सडन मूवमेंट से, लैंडस्लाइड, पहाड़ों से मिट्टी या पत्थर का गिरना, सुनामी, समुद्र में होने वाली बड़ी लहरों से, वोल्केनिक इरप्शन, डैम ब्रस्ट, डैम का टूटना और पानी का बहना, माइन फायर्स, कोल माइंस में आग लगना। अब वाटर एंड क्लाइमेट हजार्ड्स। ये हजार्ड्स वाटर और क्लाइमेट से रिलेटेड होते हैं, जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन, समुद्र में बड़ी तूफान, फ्लड, ड्रॉट, क्लाउड बर्स्ट, एक ही जगह पर बहुत ज्यादा बारिश होना, हेल स्टॉर्म्स, हीट एंड कोल्ड वेव, ज्यादा गर्मी या ठंडा होना, स्नो एवलांचे, पहाड़ों पर बर्फ गिरना, सी इरोजन, समुद्र का किनारा धीरे धीरे खत्म होना। अब इन्वायरमेंटल हजार्ड्स। ये हजार्ड्स इन्वायरमेंट इशू से रिलेटेड होते हैं, जैसे पोल्यूशन यानी कि एयर, वाटर और सॉइल की पोल्यूशन, डिफोरेस्टेशन यानी कि जंगल का काटना, डेजर्टिफिकेशन, जमीन का रेगिस्तान में बदलना, पेस्ट इन्फेक्शन, खेतों में कीड़े और रोग का होना। अब बायोलॉजिकल हजार्ड्स। ये हजार्ड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होते हैं, जैसे एपिडेमिक, ह्यूमन या एनिमल डिजीज का स्प्रेड होना, जैसे स्वाइन फ्लू, पेस्ट अटैक, खेतों में कीड़े लगने, फूड पॉइजनिंग, खाने से बीमारी होना। अब केमिकल, इंडस्ट्रियल एंड न्यूक्लियर हजार्ड्स को देखते हैं। ये हजार्ड्स केमिकल, इंडस्ट्रियल और न्यूक्लियर एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, जैसे केमिकल हजार्ड्स, केमिकल का लीक होना, ऑयल स्पिल, समुद्र में ऑयल का लीक होना, इंडस्ट्रियल डिजास्टर, फैक्ट्री में एक्सीडेंट होना, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, रेडिएशन का लीक होना। अब ह्यूमन मेड हजार्ड्स को देखते हैं। ये हजार्ड्स ह्यूमन मेड एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, जैसे एक्सीडेंट्स, बोट, रोड, ट्रेन या एयर क्रैश होना, अर्बन फायर्स, शहरों में आग लगना, फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लगना, बिल्डिंग कोलैप्स, बिल्डिंग का गिरना, फेस्टिवल रिलेटेड डिजास्टर, फेस्टिवल के दौरान होने वाली एक्सीडेंट। अब बात करते हैं वल्नरेबिलिटी के टाइप्स। वुल्नरेबिलिटीज को दो मेजर टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट, फिजिकल वुल्नरेबिलिटी। इसका मतलब क्या और कौन डैमेज हो सकता है नेचुरल हैजार्ड से। ये बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या पीपल की फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है। सोशियो इकोनॉमिक वुल्नरेबिलिटी, ये उस डिग्री को डिस्क्राइब करता है जिसमें लोगों की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन उन्हें डिजास्टर से कितना इफेक्ट करती है। अगर कोई कम्युनिटी पुअर है या रिसोर्सेस नहीं है तो उनका रिकवरी मुश्किल हो सकता है। अब बात करते हैं रिस्क। रिस्क एक मेजर है जो बताता है कि किसी हजार्ड्स इवेंट के होने पर लॉसेस कितने होंगे, किस एरिया में और किस टाइम पीरियड के अंदर। अब बात करते हैं अर्थक्वेक।
अर्थक्वेक एक सडन शेकिंग होती है अर्थ क्रस्ट में, जो जमीन के अंदर प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से होती है। जब ये प्लेट्स एक दूसरे के साथ कोलिजन, सबडक्शन या स्लाइडिंग करते हैं, तो ये एनर्जी रिलीज होती है जो अर्थक्वेक का काउज बनती है। काउजेज ऑफ अर्थक्वेक को देखते हैं। अर्थक्वेक के कुछ मेन कॉजेज हैं, जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स। अर्थ के आउटर क्रस्ट में प्लेट होते हैं जो कंस्टेंटली मूव करते हैं। जब ये प्लेट कोलाइड, स्लाइड या मूव अपार्ट करती है, तो एनर्जी रिलीज होती है जो अर्थक्वेक का रीजन बनती है। अदर कॉजेज जैसे वोल्केनिक इरप्शन। जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो भी जमीन में सडन मूवमेंट होती है जो अर्थक्वेक का काउज बन सकता है। रॉक फॉल, लैंडस्लाइड। जब बड़े पत्थर या मिट्टी नीचे गिरते हैं तो ये भी अर्थक्वेक का काउज बन सकते हैं। सबसीडेंस, जमीन का नीचे गिरना जैसे माइनिंग एरिया में होता है, ये भी अर्थक्वेक को ट्रिगर कर सकता है। डैम्स एंड रिजर्वियर। जब डैम या रिजर्वियर का प्रेशर बढ़ता है तो ये भी अर्थक्वेक का काउज बन सकता है। अब मेजरिंग ऑफ अर्थक्वेक को देखते हैं। अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए दो मेन स्केल यूज किया जाता है। फर्स्ट, रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड को मेजर करता है, यानी कि अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ या उससे रिलीज होने वाली इलास्टिक एनर्जी। ये एक लोगेरिथमिक स्केल है। इसका मतलब है कि अगर मैग्नीट्यूड में 1 का इंक्रीज होता है तो शेकिंग का एम्पलीट्यूड 10 टाइम्स ज्यादा हो जाता है। रिक्टर स्केल का रेंज 0 से 10 तक होता है। अगर मैग्नीट्यूड 5 है तो ये मॉडरेट अर्थक्वेक होता है, और अगर 8 है तो ये मेजर अर्थक्वेक होता है। दूसरा, मर्केली स्केल। मर्केली स्केल अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करता है, यानी कि अर्थक्वेक का इफेक्ट किस जगह पर कितना स्ट्रांग है। ये स्केल 1 से 12 तक होता है, जिसमें इंटेंसिटी को शेकिंग की वायलेंस और डैमेज के हिसाब से मेजर किया जाता है। मॉडिफाइड मर्केली स्केल, ये ओरिजिनल मर्केली स्केल का इम्प्रूव वर्जन है जो अर्थक्वेक के इफेक्ट को ज्यादा डिटेल और एक्यूरेटली डिस्क्राइब करता है। मेडवेदेव स्पोन्सेहर कार्निक MSK स्केल, ये भी एक कॉमनली यूज इंटेंसिटी स्केल है। अब सिस्मिक जोन इन इंडिया को देखते हैं। इंडिया में अर्थक्वेक के लिए 5 सिस्मिक जोन डिफाइन किया गया है, जो IS 1893 से 1984 कोड के अंदर आता है। ये जोन अर्थक्वेक के पोटेंशियल इंटेंसिटी को इंडिकेट करते हैं, जैसे जोन 1 वेरी लो इंटेंसिटी, MMI स्केल ऑफ 5 और लेस। जोन 2 लो इंटेंसिटी, MMI स्केल ऑफ 6। जोन 3 मॉडरेट इंटेंसिटी, MMI स्केल ऑफ 7। जोन 4 हाई इंटेंसिटी, MMI स्केल ऑफ 8। जोन 5 वेरी हाई इंटेंसिटी, MMI स्केल ऑफ 9 और मोर। इंडिया के कुछ एरिया जैसे हिमालय, गंगा प्लेन और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया हाई सिस्मिक जोन में आते हैं, जहां अर्थक्वेक का रिस्क ज्यादा होता है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ अर्थक्वेक इन इंडिया। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ अर्थक्वेक इन इंडिया को समझते हैं, क्योंकि ये आपको डिजास्टर मैनेजमेंट और ज्योग्राफी के क्वेश्चन में हेल्प करेगा। अर्थक्वेक का रिस्क इंडिया के अलग अलग रीजन में वेरी करता है, और इसके लिए इंडिया का सिस्मिक जोनिंग मैप यूज किया जाता है। इस मैप को 5 जोन में डिवाइड किया गया है, जो डैमेज रिस्क के हिसाब से डिफाइन किया गया है। सेस्मिक जोन ऑफ इंडिया को देखते हैं। वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन, ये वो रीजन है जहां अर्थक्वेक का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। इन एरिया में अर्थक्वेक से बड़ा डैमेज हो सकता है। इसमें रीजन इंक्लूड है नॉर्थ ईस्ट स्टेट, आसाम, मेघालय, नागालैंड एक्सेट्रा। इंडो नेपाल बॉर्डर, दरभंगा और अररिया इन बिहार। उत्तराखंड स्पेशली हिली एरिया। वेस्टर्न हिमाचल प्रदेश अराउंड धर्मशाला। कश्मीर वैली, हिमालयन रीजन।
कच्छ जो कि गुजरात में है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव फॉल्ट लाइन। हाई डैमेज रिस्क जोन, जैसे ये एरिया भी हाई अर्थक्वेक रिस्क जोन में आते हैं। यहाँ भी सिग्निफिकेंट डैमेज हो सकता है, लेकिन वेरी हाई जोन के कंपैरिजन में थोड़ा कम। जैसे ये रीजन इंक्लूड है पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पंजाब, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, नॉर्दर्न बिहार। अब मॉडरेट डैमेज रिस्क जोन, ये एरिया मीडियम रिस्क वाले होते हैं जहां अर्थक्वेक का रिस्क मॉडरेट होता है। रीजन है इनमें रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द कंट्री जो हाई रिस्क जोन के अलावा आते हैं। अब लो डैमेज रिस्क जोन, ये वो एरिया है जहां अर्थक्वेक का रिस्क काफी कम होता है। इसमें रीजन ये जोन यूजुअली कोस्टल एरिया और लो लेइंग प्लेन में होता है। अब वेरी लो डैमेज रिस्क जोन, ये वो एरिया है जो अर्थक्वेक से बिल्कुल सेफ होता है। यहाँ पर अर्थक्वेक का रिस्क बहुत ही कम होता है। इसमें रीजन इंक्लूड है डेक्कन प्लेट्यू काफी सेफ है, जहां अर्थक्वेक का रिस्क ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। अब बात करते हैं सुनामी की। सुनामी एक ऐसी नेचुरल डिजास्टर है जो समुद्र के अंदर होने वाली एक सडन वाटर डिस्प्लेसमेंट से होती है। ये एक सीरीज ऑफ लार्ज वेव होती है जो ओशियन की सरफेस पर ट्रेवल करती है। सुनामी को सोलो वाटर वेव्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये मेनली सोलो वाटर यानी कि कम गहराई वाले पानी में ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। चलिए कॉजेज ऑफ सुनामी को देखते हैं। सुनामी के होने के तीन मेजर रीजन्स होते हैं। फर्स्ट, फॉल्ट माउंटेन फॉल्ट मोमेंट ऑन दी सी फ्लोर। जब अर्थक्वेक होता है तो सी फ्लोर यानी कि समुद्र के नीचे का हिस्सा में फॉल्ट लाइन मूव करते हैं। मतलब जगह जहां जमीन टूटकर शिफ्ट होती है उसे फॉल्ट लाइन कहते हैं। मूव करते हैं जो पानी को अपर ऊपर नीचे कर देता है। ये सडन डिस्प्लेसमेंट सुनामी को जनरेट करता है। लैंडस्लाइड, कभी कभी लैंडस्लाइड भी सुनामी का कॉज बन सकता है। ये तो अंडरग्राउंड होते हैं या फिर एबव द सी। जब ये लैंडस्लाइड होता है पानी का डिस्प्लेसमेंट होता है जो सुनामी को जन्म देता है। वोल्केनिक एक्टिविटी, अगर वोल्केनो समुद्र के पास या समुद्र के नीचे फट जाता है तो भी सुनामी जनरेट हो सकता है। एक फेमस एग्जांपल है कराकाटुआ इरप्शन 1883 इन इंडोनेशिया, जिसमें जावा और सुमात्रा के कोस्ट पर सुनामी आई थी। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुनामी को देखते हैं। स्पीड ऑफ वेव्स, सुनामी वेव्स का स्पीड डेप्थ ऑफ वाटर पर डिपेंड करता है। डीप ओशियन में सुनामी वेव्स की स्पीड ज्यादा होती है, लेकिन जब ये सोलो वाटर यानी कि किनारे के पास में आती है तो उसका वेवलेंथ रिड्यूस हो जाता है और वेव हाइट इंक्रीज हो जाता है। इसलिए सोलो वाटर में सुनामी का इम्पैक्ट ज्यादा होता है। सुनामी का इम्पैक्ट समुद्र के अंदर कम होता है, लेकिन जब ये किनारे के पास पहुंचती है तो ये बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। कोस्ट पर सुनामी वेव बहुत हाई और पावरफुल हो जाती है। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सुनामी का सबसे ज्यादा अकरेंस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के आसपास होता है। ये एरिया अर्थक्वेक प्रोन और वोल्केनिक एक्टिविटी के लिए जाना जाता है। कुछ मेजर सुनामी प्रोन रीजन है, जैसे अलास्का, जापान, फिलीपींस, साउथ एशिया और इंडोनेशिया। इंडिया की कोस्टलाइन भी सुनामी के रिस्क जोन में है और 2004 सुनामी डिजास्टर के बाद इंडिया ने इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम ज्वाइन कर लिया था, ताकि फ्यूचर में ऐसे इवेंट से बचाव हो सके। अब बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन एक ऐसा स्टॉर्म है जो इंटेंस लो प्रेशर एरिया के अराउंड डेवलप होता है। यह स्टॉर्म ज्यादातर 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ लेटीट्यूड के बीच होता है और ये हाई वेलोसिटी विंड के साथ मूव करती है। साइक्लोन का एनर्जी सोर्स देखते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन को लेटेंट हीट से एनर्जी मिलती है जो मॉइस्चर को कंडेंस करके रिलीज होती है। यह मॉइस्चर ओशियन और सी के ऊपर मूव करते वक्त विंड के साथ
गैदर होता है। साइक्लोन के टाइप्स को देखते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे टाइफून, ये नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन में होता है। ह्यूरिकेन्स, ये नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशियन में होता है। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, ये साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन, साउथ ईस्ट इंडियन ओशियन और नॉर्थ इंडियन ओशियन में होता है। विली विली, ये ऑस्ट्रेलिया में होता है। टोर्नाडोज, ये साउथ अमेरिका में होता है। अब कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन को देखते हैं। वार्म सी सरफेस टेम्परेचर, साइक्लोन को वार्म वाटर की जरूरत होती है, इसलिए 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर वाले ओशियन के ऊपर साइक्लोन फॉर्म होते हैं। लार्ज सप्लाई ऑफ वाटर एंड मॉइस्ट एयर, साइक्लोन को हवा का कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए होता है जो मॉइस्चर को अपने साथ ले जाती है। यह मॉइस्चर जब कंडेंस होता है तो लेटेंट हीट रिलीज होती है जो साइक्लोन को और स्ट्रांग बनाता है। स्ट्रांग कोरियोलिस फोर्स, स्ट्रांग कोरियोलिस फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो अर्थ के रोटेशन के वजह से होती है। इससे लो प्रेशर एरिया का फॉर्मेशन होता है और साइक्लोन का रोटेशन होता है। अर्थ के नियर कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट कम होता है, इसलिए 0 to 5 डिग्री लेटीट्यूड के बीच ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बनते। अनस्टेबल कंडीशन इन दी ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर वो लेयर है जहां हमारे वेदर सिस्टम होते हैं। साइक्लोन तब बनता है जब एटमॉस्फेयर में अनस्टेबल कंडीशन होती है जो लोकल डिस्टरबेंसेस क्रिएट करती है। अब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड वेज, अगर वर्टिकल विंड वेज स्ट्रॉन्ग हो तो वो लेटेंट हीट का वर्टिकल ट्रांसपोर्ट डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए वर्टिकल विंड का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। अब स्पेशियो टेम्पोरल टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन इंडिया को देखते हैं। इंडिया के पेनिनसुलर शेप की वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन दो जगह से आते हैं, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी। साइक्लोन का ओरिजिन ज्यादातर 10 डिग्री टू 15 डिग्री नॉर्थ एल्टीट्यूड के बीच होता है और ये मानसून सीजन के दौरान डेवलप होते हैं। बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन मोस्टली अक्टूबर और नवंबर के मंथ में फॉर्म होते हैं। अब बात करते हैं फ्लड्स इन इंडिया। फ्लड्स तब होता है जब ज्यादा पानी एक पार्टिकुलर एरिया में आता है जिससे वो एरिया हैंडल नहीं कर पाता। इंडिया में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग नेशनल फूड कमीशन के अकॉर्डिंग 40 मिलियन हेक्टेयर लैंड फ्लडेड प्रोन है। फ्लड प्रोन एरिया आसाम, वेस्ट बंगाल और बिहार, ये स्टेट सबसे ज्यादा फ्लड इफेक्टेड है। ये रीजन ब्रह्मपुत्रा, गंगा और कोसी जैसे रिवर के आसपास है जो हैवी रेनफॉल के बाद फ्लड करते हैं। नॉर्दर्न स्टेट्स, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट भी कभी कभी फ्लड्स का सामना करते हैं, खासकर जब मानसून सीजन के दौरान बारिश ज्यादा हो जाती है। तमिलनाडु, ये स्टेट नवंबर से जनवरी के बीच फ्लड का सामना करती है जब रिटरेटिंग मानसून होता है। इस दौरान मानसून का मॉइस्चर तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में फ्लड करने का कारण बनता है। अब बात करते हैं ड्रॉट्स। ड्रॉट्स का मतलब है पानी की कमी जो क्रॉप और इकोसिस्टम को अफेक्ट करती है। ड्रॉट्स अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट्स, ये तब होता है जब किसी रीजन में काफी लंबा टाइम तक रेनफॉल नहीं होता। इसमें टाइम और स्पेस के हिसाब से रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन भी गलत होता है। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट्स, इसमें वाटर स्टोरेज जैसे एक्वेफर, लेक्स और रिजर्वियर में पानी की कमी होती है जो प्रेसिपिटेशन से रिफिल नहीं होता। एग्रीकल्चरल ड्रॉट्स, सॉइल मॉइस्चर ड्रॉट्स, ये तब होता है जब सॉइल मॉइस्चर इतना कम हो जाता है कि क्रॉप ग्रो नहीं कर पाती। अगर एरिया में 30% या ज्यादा एरिया इरिगेटेड है तो उसे ड्रॉट प्रोन एरिया नहीं माना जाता। इकोलॉजिकल ड्रॉट, जब नेचुरल इकोसिस्टम जैसे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ पानी की कमी से डिस्टर्ब हो जाते हैं तो उसे इकोलॉजिकल ड्रॉट कहते हैं। अब बात करते हैं ड्रॉट्स एरिया इन इंडिया। इंडिया को ड्रॉट सेवरिटी के हिसाब से कुछ रीजन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, एक्सट्रीम ड्राउट अफेक्टेड एरिया।
राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट जैसे मरुस्थली और कच्छ में एक्सट्रीमली ड्राउट होता है। ये एरिया बहुत ड्राई होते हैं और पानी की कमी सबसे ज्यादा होती है। सीवियर ड्राउट प्रोन एरिया, ईस्टर्न राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के इंटीरियर पार्ट, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, प्लेट्यू, तमिलनाडु के इंटीरियर पार्ट, झारखंड और उड़ीसा के कुछ एरिया में सीवियर ड्राउट्स होता है। मॉडरेट ड्राउट्स अफेक्टेड एरिया, नॉर्दर्न राजस्थान, हरियाणा, साउदर्न उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, कैम्बेटोर प्लेट्यू, तमिलनाडु और इंटीरियर कर्नाटका में मॉडरेट ड्राउट होते हैं। अब बात करते हैं लैंडस्लाइड की। लैंडस्लाइड का मतलब है जब रॉक, बोल्डर या अर्थ का एक बड़ा हिस्सा एक स्लोप से नीचे गिर जाता है। ये एक सडन और डेंजरस इवेंट होता है जो खासकर माउंटेनस एरिया में होता है। अब समझते हैं कि ये लैंडस्लाइड क्यों होते हैं और किस तरह से ये अलग अलग रीजन में अलग लेवल ऑफ रिस्क क्रिएट करते हैं। कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड, माउंटेनस टेरेन, लैंडस्लाइड ज्यादातर उन एरिया में होते हैं जहां पर माउंटेनस टेरेन होते हैं, जैसे हिमालयाज या वेस्टर्न घाट्स। ये एरिया नेचुरली अनस्टेबल होते हैं। सॉइल एंड रॉक कंपोजिशन, अगर सॉइल और रॉक का कंपोजिशन वीक हो तो लैंडस्लाइड का रिस्क बढ़ जाता है। हैवी रेनफॉल, ज्यादा बारिश से सॉइल सेचुरेटेड हो जाते हैं जो रॉक को अपने जगह से हिलाने में मदद करते हैं। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक भी लैंडस्लाइड को ट्रिगर कर सकते हैं क्योंकि ये ग्राउंड को शेक करते हैं जो ऑलरेडी अनस्टेबल स्लोप को मूव करने पर मजबूर करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी, अगर रोड, डैम या बिल्डिंग बनाई जा रही है तो ह्यूमन एक्टिविटी भी लैंडस्लाइड को ट्रिगर कर सकती है क्योंकि ये नेचुरल बैलेंस को डिस्टर्ब कर देती है। अब लैंडस्लाइड वुल्नरेबिलिटी जोन को देखते हैं। इंडिया में लैंडस्लाइड प्रोन एरिया को अलग अलग वुल्नरेबिलिटी जोन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, वेरी हाई वल्नरेबिलिटी जोन, ये एरिया बहुत अनस्टेबल होता है जैसे हिमालयाज और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये रीजन यंग माउंटेन है जो नेचुरली अनस्टेबल होता है। हाई रेनफॉल एरिया जैसे वेस्टर्न घाट्स, नीलगिरीज और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये रीजन स्टीप स्लोप और हैवी रेनफॉल के लिए फेमस है जो लैंडस्लाइड का रिस्क बढ़ाते हैं। अर्थक्वेक जोन, ये एरिया ऐसे होते हैं जहां फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक होते हैं जो लैंडस्लाइड को ट्रिगर करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी, जब कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड और डैम्स जो नेचुरल लैंडस्केप को डिस्टर्ब करते हैं और लैंडस्लाइड रिस्क को बढ़ाते हैं। अब हाई वुल्नरेबिलिटी जोन, हिमालयन स्टेट और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के स्टेट जैसे असम के प्लेन्स को छोड़कर इस कैटेगरी में आते हैं। ये एरिया नेचुरली वुल्नरेबल होते हैं और यहाँ पर लैंडस्लाइड का रिस्क ज्यादा होता है। मॉडरेट टू लो वुल्नरेबिलिटी जोन, ट्रांस हिमालयन एरिया जैसे लद्दाख और स्पीति में लैंडस्लाइड का रिस्क कम होता है क्योंकि ये एरिया रिलेटिवली स्टेबल है और रेनफॉल भी कम होती है। अरावलीज और डेक्कन प्लेट्यू में भी लैंडस्लाइड का रिस्क कम होता है, लेकिन कभी कभी ये एरिया भी लैंडस्लाइड का सामना करते हैं, खासकर जब माइनिंग या सब्सिडेंस होता है। अदर सेफ एरिया जैसे राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एक्सेप्ट दार्जिलिंग, आसाम एक्सेप्ट कार्बी अंगलोन और कोस्टल रीजन ऑफ साउदर्न स्टेट्स लैंडस्लाइड से काफी सेफ है। अब ग्लोसरी को देखते हैं। मीटियोलॉजिकल डिजास्टर, ये डिजास्टर वेदर की एक्सट्रीम कंडीशन की वजह से होता है जो साइक्लोन फ्लड जैसे साइक्लोन फ्लड एक्सेट्रा। जियोलॉजिकल डिजास्टर, ये डिजास्टर अर्थ जियोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से होता है जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक इरप्शन और लैंडस्लाइड।